नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे कांदीवली वेस्ट इलाके की लालजी पाड़ा की। लेकिन मुंबई की आवाज़ का सफ़र शुरू करने से पहले हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे, कुछ लोगों से मिलाएंगे जो मुंबई के विकास में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी की अपनी पहचान है और हर किसी के मन में कुछ सवाल है, कुछ जवाब है। जाहिर तौर पर आम आदमी जब मुंबई का विकास चाहता है तो हर किसी की अपनी भूमिका होती है और जाहिर तौर पर मुंबई का विकास इसलिए भी भारत का विकास कहलाता है कि देश की आर्थिक राजधानी है और सबसे ज़्यादा राजस्व भारत सरकार को मुंबई के ज़रिए प्राप्त होता है। और इन्हीं की मेहनत से, इन्हीं की रफ्तार से मुंबई जो है भागती रहती है, दौड़ती रहती है। और ऐसे जब जनप्रतिनिधि होते हैं तो हर किसी को एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आए कि नहीं आए तो आप जानते होंगे, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि मुंबई की जो रफ्तार है वो हमेशा बरकरार रहे। लेकिन ये भी सच है कि मुंबई में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। हम कई बार खुश तो दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन हमारा जो दर्द है कोई समझता है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। आप बहुत काम करते हैं, आपसे लोग उम्मीद बहुत कर लेते हैं, आपका जो दर्द है उसको कोई समझने की कोशिश करता है? नहीं, ये ऐसा है कि एक लहर थी मोदी की, इसके कारण थोड़ा सा राजकारण में बदलाव जरूर आया है, लेकिन कामों का जो अवलोकन है वो जनता करेगी, ऐसी उम्मीद से हम लोग काम करते रहते। अगर सर विकास की हम बात करें, आपको याद होगा सबका साथ सबका विकास का जो नारा है बहुत पॉपुलर हुआ था। आपको अभी क्या लगता है कि लालजी पाड़ा या आपका जो पूरा इलाका है यहाँ पर किस तरह से विकास के काम हुए हैं? नहीं, विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी इतना खास नहीं हुआ है। विकास यहाँ बहुत ही मैं कहूँगा कि पिछले 2 सालों से तो बिल्कुल स्थगित हो गया, जैसे स्टे आ गया हो विकास के नाम के ऊपर, ऐसा हो गया। पहले विकास हुआ है, स्लम में काफ़ी रिडेवलपमेंट हुआ है, रोड लिंकिंग रोड बन गया, ये पूरा का पूरा थोड़ा सा विकास पहले हुआ है। लेकिन अभी जब से ये भाजपा सरकार आई हुई है, मैं आपको कहूँगा कि अभी विकास नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और सब स्थगित है। पैसे का चलन भी स्थगित है, मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं है और हर आदमी, हर व्यापारी, हर किस्म का आदमी ये सरकार से बहुत तंग है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हम मोदी सरकार के खिलाफत कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगते रहे कि कई गुटबाजी बन गई है कांग्रेस में और उसका नुकसान कार्यकर्ताओं को होता है, ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस में गुटबाजी है, हर दल में गुटबाजी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस में भी बड़े पैमाने पे गुरदास कामत का अपना ग्रुप है, बाद में मुरली देवड़ा चले गए, अब उनके बेटे का अपना ग्रुप है, कृपा शंकर सिंह का अपना ग्रुप है, हर एक का अपना अपना ग्रुप है और ग्रुप का नुकसान तो कार्यकर्ताओं को भुगतना ही पड़ता है। संजय निरुपम जी को भी भुगतना पड़ा है। संजय निरुपम को भी भुगतना पड़ा, बिल्कुल। लेकिन अभी आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो सरकार के 4 साल बाकी है, 3.5 साल 4 साल, क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार उन वादों को पूरा कर पाएगी या फिर 1.5 साल में आपने अंदाज़ा लगा लिया कि शायद कुछ नहीं हो? नहीं, बिल्कुल अंदाज़ा क्या लोगों के सामने है कि इनका अगर हम लोग समीक्षा करें, अवलोकन करें तो इनको 100 में से 0 मार्क देने के लिए भी आदमी को सोचना पड़ेगा। इनका माइनस में मार्क जा रहा है, ऐसा है। और इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है और काम के नाम पर आपके सामने अभी तक जो इन्होंने वादे किए, अगर इन्होंने एक भी वादा फुलफिल किया हो तो बहुत बड़ी बात है। इनका वादा एक भी फुलफिल नहीं हुआ है और आने वाले सालों के अंदर जैसे अभी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैं बोलूँगा कि मुंबई के बिल्डर भी आत्महत्या करेंगे, कुछ प्रोफेशनल लोग आत्महत्या करेंगे, जिनको नौकरी नहीं मिलेगी वो लोग आत्महत्या करेंगे। और जैसे आपने 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा कि 15 सालों में जितनी आत्महत्या किसान ने की, ये पिछले 1 साल सरकार की, भाजपा सरकार, शिवसेना सरकार जो 1 साल में हुई है, उतनी आत्महत्या 1 साल के अंदर हो गई है। तो ये तो निगेटिव प्रोफाइल में जा रही है सरकार, कोई पॉजिटिव इनका है ही नहीं। तो ये कैसा विकास है, ये कैसे दिन है जो जनता को लग रहा है कि वाकई अभी तक हम अलग थलग पड़े हुए हैं और हम में कोई सुनने वाला नहीं है? ये वो महिलाएं हैं जो घर भी संभालती हैं, समाज को भी देखती हैं और समाज जब बढ़ता है तो देश बढ़ता है, मुंबई का विकास होता है। मैडम, हमने सुना कि महिलाएं सच बोलती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। सोनिया गांधी क्या बोलती हैं? मायावती जी क्या बोलती हैं? नहीं, सोनिया गांधी जी और मायावती जी क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा आम जो महिला है वो क्या बोलती है वो बहुत ज़रूरी है। आम महिला के ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ा है कि जब ही से बीजेपी सरकार आई है तभी से इतनी तकलीफ हो रही है कि गांव में आत्महत्या होती है। गांव में जो अभी सब चल रहा है, सूखा चल रहा है लगातार 4 साल से, कभी गारपीट से, कभी
अलग टाइम पे बारिश आने से हर टाइम से उसका हर चीज़ का जो नुकसान है ना वो एक महिला के ऊपर ही आता है। आजकल मैंने ऐसा भी सुना है कि गांव में बहुत जल्दी जल्दी लड़कियों की शादी की जाती है। क्यों शादी करते हैं? तो ससुराल वालों को एक महिला एक्स्ट्रा मिलती है कि कमाने के लिए, और बाप ये सोचते हैं कि कभी जाए एक मेंबर कम हो जाए, तो हर चीज़ में महिला को ही उसका सामना करना पड़ता है। अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें, ठीक है, महंगाई अपनी जगह है, महंगाई को डायन भी बोलते हैं, सुरक्षा का जो वातावरण है मुंबई में, आपको लगता है कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं? पूरी तरह असुरक्षित है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि असुरक्षित है। पहले तो हम लोग रात को 11 साढ़े 11 बजे भी जाते थे तो ऐसा लगता था कि नहीं ठीक है, अभी हमारे पीछे हमारी पुलिस है, ये है। आजकल पुलिस खुद ही अपने आप को ही ये कर रही है, तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो हम लोग सिक्योर है। इस देश का जवान भी सुरक्षित नहीं है। आर्मी की सेना पर जब आपने देखा होगा पिछले दिनों जब आतंकवादियों से हमला कर रही थी सेना, तो उसी वक्त कुछ किलोमीटर के फासले पर हिंदुस्तान के ही लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उन्हीं सेनाओं पर वो पत्थर बरसा रहे थे। तो यही देश है, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सबका साथ सबका विकास की जो बात करने वाली सरकार आज सत्ता में काबिज है। बहुत दूर है जनता और सरकार के बीच का जो फासला है। बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप कितना बदलाव मानती हैं, या फिर लगता है कि बहुत कुछ बाकी है अभी? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ये कांग्रेस सरकार थे तभी इतना तो महंगाई भी नहीं थी, अभी तो इतनी महंगाई हो गई। जिधर जिधर जाओ तो गांव में आत्महत्या का सुनते हैं, मगर मुंबई में भी तो अभी यही चल रहा है, सब जगह वही चल रहा है, क्योंकि अभी महंगाई इतना सब लोग को भारी पड़ रही है क्या पूछो मत। सर, आप कैसे देखते हैं? जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, हमारी रक्षा करती है यहाँ की पुलिस। 4 दिन पहले आपने देखा होगा लातूर में एक पुलिस वाले ऑफिसर के हाथ में भगवा झंडा देकर वहाँ के कुछ लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने एक पुलिस अधिकारी को मारा, और उसके मारने के बाद उसके हाथ में भगवा झंडा दिया। तो बताइए, जो हमारी जनता की सुरक्षा करती है पुलिस, आज पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे महाराष्ट्र और देश की जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है? अब तो हद हो गई इस सरकार की कि आने वाले कल में मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता को हाथ में कानून लेना पड़ेगा और इस सरकार का विरोध करना पड़ेगा। जब तक आम जनता कानून को हाथ में नहीं लेगी तब तक ये सरकार सबक नहीं सीखेगी। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है कि आम आदमी को कानून हाथ में लेना पड़ेगा। ये बहुत अपने आप में अजीबोगरीब स्थिति है, लेकिन ये सच है कि जो भी जनता बोलती है उसको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। सर, जब इस तरह की भावना जनता के बीच से आती है तो क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार जो है या फिर बड़े बड़े जो तंत्र हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए बेईमानी हो चुके हैं? ऐसा लगता है कभी? सब बेईमान है। नहीं, उसकी ज़रूरत है कि नहीं? आज की तारीख में जिस तरह से सब कुछ है हमारे आसपास, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। हमें लग रहा है कि अभी हमें कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सर, ये जो भावना आई है लोकतंत्र के लिए तो खतरनाक है, कैसे संभालेंगे सबको आप? नहीं, कानून तो आम आदमी हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था और अमन शांति बनाए रखना ये माननीय शरद पवार जी का एक आदर्श रहा है, और हम लोग सब शरद पवार जी के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। तो हम लोग कोई दंगे सांप्रदायिक ताकतें बढ़ावा नहीं देंगे, और मैं समझता हूँ कि कानून हाथ में लेने से कोई मसला हल नहीं होता है। अभी अगर गांधी जी ने उस ज़माने में अब कानून अपने हाथ में लिया होता तो क्या ये देश खाली होता था? गांधी जी का तो ये नारा था कि भाई एकदम शांतिपूर्ण सब कुछ किया जाए करके। वो तो हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो वो अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पे चल के पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, और आज भी वो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कानून हाथ लेने से कोई मसला हल होता है। अभी जेएनयू में जो स्थितियाँ आई है, जेएनयू एक प्रतिष्ठित संस्थान है, राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पर, केजरीवाल जाते हैं, पॉलिटिकल बात होती है, जनता दिग्भ्रमित है। कोई कहता है कोई राष्ट्रवादी वहाँ पे रहता है, कोई बोलता है देशद्रोही रहता है। आप किस तरह से विवाद को देखते हैं? नहीं, ये काफ़ी सेंसिटिव विवाद है, और मैं चाहूँगा कि अभी मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। जब तक कोर्ट किसी डिसीजन पे नहीं आता, इसमें वक्तव्य करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कि ये वक्तव्य इसलिए नहीं किया जाए क्योंकि अभी तक कन्हैया का रोल भी इसमें क्लियर नहीं हुआ है, और कोर्ट का भी अभी तक इसमें। दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसको छोड़ देंगे तो गवाहों को प्रभावित करेगा, ये मामला है पूरा। हाँ, टेम्पर ऑफ एविडेंस तो होता ही है। अगर आप किसी आरोपी को छोड़ते हैं तो वो डेफिनेटली टेम्पर ऑफ एविडेंस करता है, गवाहों को प्रभावित करता है। और अगर वो पावरफुल संस्था से जुड़ा है तो बिल्कुल वो गवाहों को प्रभावित करता है, और इससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स आता है। उनका बोलना बहुत जायज़ है। ये जो अभी देश की बदलती हुई स्थिति पे हम चर्चा कर रहे हैं, विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई से आम आदमी परेशान है, महिलाएं कह रही कि सुरक्षित हम नहीं हैं।
आपको क्या लगता है कि वाकई इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की जो तस्वीर है सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी वालों को ये अधिकार किसने दिया है कि वो सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन देशद्रोही है। इसका जो फैसला करना है, जैसे हमारे साहब ने बोला, वो कोर्ट में हो जाएगा। कन्हैया को अरेस्ट हुआ है, कन्हैया को कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं, बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। प्लस उन्होंने ये भी पिटीशन दी हुई है कि मेरी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरीके से हुई है, तो लेट कोर्ट डिसाइड ऑन दैट। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं कि वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे या किसी को देशद्रोही कहे। मैं तो बोल रहा हूँ कि अफजल गुरु को जिन्होंने शहीद कहा, उनके साथ में उन्होंने कश्मीर में सरकार बनाई हुई है पीडीपी के साथ में, तो पहले सरकार से बाहर आ जाए वो, और उसके बाद में फिर आप देशभक्ति के बारे में बात करें। पहले आप वो पीडीपी के साथ में जो आपने कश्मीर में सरकार बनाई है, पहले उसमें से बाहर आ जाइए। तो आज जो आपने अराजकता की बात की देश में, या अराजकता क्यों हो गई है, हमको इसके डिटेल में जाना चाहिए। और मैं इसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी को ही दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि आप देखिए जब से ये मोदी सरकार आई है, एक तो झूठे वादे कर आई, वादे तो उन्होंने पूरे नहीं किए। सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया पता नहीं, अच्छे दिन कहाँ चले गए पता नहीं। अब उन्होंने जातिवाद का मामला लाया हुआ है, और जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सारी चीज़ें वो आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में वो साहब जी यूपी में वो मोहम्मद इकरार को उन्होंने मार दिया, बोले भी घड़ी तो आपके पास है ना, रोक क्यों नहीं देते काटा? ऐसा है कि उनको इस समय मौका दिया है जनता ने, 282 सीट्स दिए हैं, उनको किसने रोका हुआ है? दे हैव फुल मेजॉरिटी। अगर वो देश में अच्छे दिन लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ला सकते हैं, लेकिन वो लाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने लोगों को झूठे सपने दिखाए, झूठे वादे दिए, और वो अभी सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक भेदभाव वो बढ़ा रहे हैं और देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि तस्वीर देखते हैं आईने में और आईने को गाली दे देते हैं। ये कभी कोशिश नहीं करते कि आईने पर जो धूल जमी है उसको एक बार साफ कर लें। मुंबई की आवाज़ के जरिए आज हम बात कर रहे हैं कांदिवली वेस्ट में लालजी पाड़ा के लोगों के साथ, और जाहिर तौर पर मोदी सरकार का जो कार्यकाल है आज, या फिर आज जो भी विवाद है इस देश में, उसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, ये हम जानने की कोशिश आगे भी करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मैं फिर हाजिर होगा, तब तक देखते रहिए मेरे साथ, यानी अवनिंद्र आशुतोष के साथ मुंबई की आवाज़। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।